अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर आपकी जो है एलर्जी उसके हवाले से डिटेल वीडियोस बनाई थी। आज हम उसी एलर्जी के हवाले से एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसको हम अस्थमा कहते हैं। हम आज अस्थमा के हवाले से डिटेल वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर चले जाते हैं अस्थमा के ऊपर, तो अस्थमा की हम डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं कि अस्थमा को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अस्थमा की डेफिनेशन है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है आपकी एयरवेज की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी एयरवेज की, और आपकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन एयरवेज की होने की वजह से उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। अब हम जरा स्पेसिफिकली उसके सिम्टम्स पर चले जाते हैं कि अस्थमा को हम कैसे बाकी जो डिजीजेस हैं उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उसमें वीजिंग है। वीजिंग आप क्या कहते हैं कि आप जब सांस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर एक हल्की सी वोकल नोड्स की आती है जिसको हम वीजिंग साउंड कहते हैं। सेकेंडली इसमें ब्रेथलेसनेस है। ब्रेथलेसनेस इन सेंस ये है क्योंकि आपकी जो एयरवेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसकी वजह से जो सांस लेने में दुश्वारी होगी। थर्ड वन है चेस्ट कंजेशन हो जाएगी, यानी कि चेस्ट जो है टाइटनेस हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो है आपकी एक बड़ा कॉमन सा इसका एक सिम्टम आता है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको या तो कफ, स्ट्रॉन्ग कफ होती है एट नाइट, या फिर मॉर्निंग में उसको बहुत ही ज्यादा कफ कफ का सिम्टम शुरू होता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट चीज पर देखते हैं तो हम इसके जरा ट्रिगर को देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रिगर करने की बात करते हैं तो कुछ कॉमन वही वाली जो हमने एलर्जी के हवाले से बात की है वही चीजें जो है अस्थमा को भी ट्रिगर करती हैं। जैसे कि अगर हम पोलन की बात करते हैं, डस्ट की बात करते हैं, स्मोक है, स्ट्रेस है, कोल्ड एयर है, कुछ लोगों को पेट से हो जाती है, कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक फैब्रिक से जो है एलर्जी हो जाती है। अब अगर हम एक ब्रॉडर टर्म में जाकर बात करते हैं तो अस्थमा को हम तीन ट्रिगरिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स में हमारे पास ये है कि जैसे आपके पास डस्ट है या पोलन एलर्जी है या फिर पेट्स वगैरह की जो आपके नियर विसिनिटी में होने की वजह से उनसे अगर किसी को अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। सेकेंडली आ जाते हैं एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट बहुत ही कॉमन आपके पास होता है जो कि अस्थमा को ट्रिगर करता है क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से आपकी सांस लेने में दुश्वारी होगी। उसके अंदर क्या क्या हो सकती है, आपकी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी फ्यूम्स, इसके अलावा स्मोक जो आपकी गाड़ियों वगैरह का है, और परफ्यूम्स वगैरह से भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। थर्ड आपके पास होती है कुछ ड्रग्स से जो है एस्थमेटिक पेशेंट जो है अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है मुख्तलिफ एंसेप्स हैं और आपके पास बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स जो है वो भी अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। थर्ड हम इसकी जरा टाइप्स की बात कर लेते हैं कि आपके पास अस्थमा की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं। अगर हम अस्थमा की टाइप्स पर जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक से मुराद है कि जो हमने अभी ये बात की है ट्रिगर्स है, अगर इनमें से कोई भी चीज ट्रिगर करती है उसकी वजह से एक्सट्रिंसिक एलर्जिक अस्थमा होता है जिसके अंदर आपके पास आईजीई रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। सेकंड आपके पास नॉन एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। फिर तीसरी बहुत ही कॉमन जो आपके पास अस्थमा की टाइप है जिसको हम मिक्स्ड अस्थमा कहते हैं। मिक्स्ड अस्थमा ऐसी टाइप है जिसके अंदर आपके पास एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों तरह से ट्रिगर जो है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है मिलकर अस्थमा को प्रोवोक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी कॉमन सी हमारे पास एक टाइप आती है जिसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। ये ऐसे पेशेंट में जिनकी आपके वीजिंग की साउंड या ब्रेथलेसनेस का इशू होता है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उनको अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। फिर हमारे पास एक कॉमन टाइप आती है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। जैसे मैंने ट्रिगरिंग में बताया कि आपके पास अगर किसी को फ्यूम से इशू है या फिर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जैसे पेंट इंडस्ट्री आपके पास है, वार्निशिंग इंडस्ट्री है, किसी फैब्रिक की इंडस्ट्री है, उसकी वजह से वो अपनी ऑक्यूपेशन की वजह से उसको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। फिर एक हमारे पास टाइप आती है नॉकटर्नल अस्थमा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया कि इसके जो सिम्टम है उसमें ये होता है कि लेट नाइट कफिंग हो जाना या अर्ली मॉर्निंग में कफिंग होना, इसको हम नॉकटर्नल अस्थमा की टाइप लेकर चलते हैं। जब एक बार ये चीज पता चल गई कि आपके पास किसी भी टाइप की वजह से अस्थमा हो गया तो उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। अब कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हम उनकी थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा हो गया है तो उसको किस
से हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोस जब होगा उसके बाद जब कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर हम उसकी मैनेजमेंट पर जाते हैं। अब डायग्नोस्टिक टूल्स में सबसे पहली चीज होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने पेशेंट से एक जनरल सा इंटरव्यू करना है, यानी कि जनरल से उससे बात करनी है, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि क्या उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या उसके पास कोई पेट है, क्या उसको किसी ऑक्यूपेशनल किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिसकी वजह से उसको अस्थमा ट्रिगर हुआ है। इससे हमें एक चीज का अंदाजा हो जाएगा कि इस पेशेंट को कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से अस्थमा हुआ है। सेकेंडली हम जो बात करेंगे वो उसके चेस्ट एक्सरे है। अब चेस्ट एक्सरे क्योंकि आपका बहुत ही कॉमन है, जस्ट आपका अस्थमा के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि आपके अगर किसी को नमूनिया है, इसके अलावा अगर आपकी जिस तरह रिसेंटली कोविड-19 है उसमें भी चेस्ट एक्सरे एज अ डायग्नोस्टिक टूल हुआ है, इसीलिए ये एक कॉमन आपकी चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट जो है कॉमन प्रैक्टिस है। फिर आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक जो इस वक्त आपकी अस्थमा को या स्किन एलर्जी टेस्ट है, बहुत ही कॉमन है इस वक्त। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फॉर्चुनेटली हमारे पास NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो हेल्थ है जो कि इस्लामाबाद में है, वो इस वक्त इसी डायग्नोस्टिक टूल को यूज़ करके मुख्तलिफ जो एलर्जीज हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाकर लोगों तक डिस्पेंस कर रही हैं। इसके बाद इसका एक डायग्नोस्टिक टूल है कि अगर आपके ब्लड में जो ब्लड CP है उसके अंदर IgE का लेवल बढ़ा हो या eosinophils का लेवल बढ़ा हो, तो ये चीज़ भी ट्रिगर करती है, डायग्नोस करती है कि आपके जो पेशेंट है उसको अस्थमा हो सकता है। अब जब इन डायग्नोस्टिक टूल से हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि जो हमारा पेशेंट है उसको अस्थमा है, सिम्टम्स भी शुरू हो गए, डायग्नोस्टिक टूल्स भी आपके उसके ऊपर ओवरलैप हो गए, अब हम उसकी मैनेजमेंट पर चलेंगे। मैनेजमेंट हम बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाई करने के लिए अस्थमा के जैसे ASTHMA है, हम जिस तरह से अस्थमा के 6 वर्ड्स हैं हम इन 6 वर्ड्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है ए के अंदर क्या है, एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर्स को हम क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, एगोनिस्ट यूज करते हैं, जिसकी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आके आप लोगों को मिल जाएगी कि कैसे एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट अस्थमा की मैनेजमेंट में वर्कआउट करते हैं। सेकंड में हमारे पास आ जाता है एस के अंदर क्या है, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्योंकि आपके पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इसकी वजह से हमें इसके लिए स्टीरॉइड का यूज करना पड़ता है। उसकी मैनेजमेंट, उसकी डोजेज फॉर्म वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी कि कौन कौन से इनहेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से ओरल स्टीरॉइड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है टी फॉर थियोफाइलिन। थियोफाइलिन है या इसका डेरिवेटिव है यूनिफाइलिन, इसको भी हम यूज करते हैं, उसकी टोटल मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एच से हम हाइड्रेशन जो है, अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है या फिर उसकी आपकी ऐसी कंडीशन होती है तो उसके अंदर हम उसको IV में हाइड्रेशन जो है वो IV में हाइड्रेशन देते हैं, जो कि उसकी मैनेजमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम से हमारे पास सिंपल मास्क का वर्ड यूज हम करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर उस पेशेंट का ट्रिगर हो रहा है अस्थमा डस्ट की वजह से, किसी पोलन की वजह से, किसी पेट की उसकी वजह से, या कोई भी स्मोक वगैरह की वजह से, तो उसको इनहेल करने से रोकने के लिए हम सिंपल मास्क यूज करते हैं, और अगर क्रोनिक कंडीशन चली गई है तो हम ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो ए आ जाता है वो है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक आपके पास जो ड्रग्स हैं वो भी अस्थमा की मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज होती हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी वो इसी मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाएगी कि कैसे ये जो हमने ASTHMA यानी कि अस्थमा की निमोनिक्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, नेक्स्ट वीडियोस इन्हीं के ऊपर होगी कि हम किस तरह से एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर्स को यूज कर सकते हैं, कैसे स्टेरॉइड्स को यूज कर सकते हैं, और कैसे हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो यूज होती हैं वो अस्थमा को ट्रिगर किए हुए अस्थमा को डिजीज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इस तरह की वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारी जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि ये इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। थैंक यू।